भारत में समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन समस्याओं को ही चर्चा करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए शिक्षा समिति उत्थान न्यास के जो ध्येय वाक्यों में एक प्रमुख है, समस्या नहीं समाधान की चर्चा करें। इसरो के समस्त परिवार ने अध्यक्ष से लेकर वहां के वैज्ञानिक समूह और इसरो से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति देश के गर्व को चंद्रमा तक, मंगल तक उन्होंने उतने ऊंचाई तक ले गए हैं। You have made the nation's pride soar to the level of moon and Mars. So the whole world, the whole country will be ever grateful to the scientific tradition of the ISRO people. बंधुओं, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जैसे अभी माननीय अतुल कोठारी जी ने और इस समग्र आयोजन के वृत्त रखने वाले संजय स्वामी जी ने बताया, देश के अंदर एक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में जो बदलाव चाहिए, भारत के भविष्य के निर्माता विद्यालयों के कक्षाओं में जो तैयार होते हैं, उनके अंदर ज्ञान और जीवन मूल्य, जैसे अभी नारायण जी ने कहा, एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, ऐसे उन्होंने उसका उल्लेख किया। इन दोनों के दृष्टि से वर्तमान भारत में क्या होना आवश्यक है, इसको केवल सरकार से अपेक्षा करते हुए मांग रखने के कार्य न्यास ने नहीं किया। न्यास ने समाज में प्रबोधन करने का कार्य किया। न्यास के द्वारा अपने भारत के शिक्षा क्षेत्र के शिक्षाविद, चिंतक, विद्वज्जन, इनको एक मंच पर लाकर इस विषय में समाधान क्या हो सकता है, उपाय क्या हो सकता है, आगे के पथ क्या होना चाहिए, इसके बारे में समय समय पर मंथन किया। इतने नहीं, शिक्षा संस्थान चलाने वाले जो मैनेजमेंट है, उनको केवल शिक्षा को आप एक व्यवसाय के नाते न चलाएं या केवल एक सेवा भाव से हमने बना दिया भाई एक शिक्षा संस्था, नहीं। परिवर्तन लाने की भूमिका से आप इस संस्थान को चलाइए। इसलिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी उनके सामने विचार रखा। तो शिक्षा के द्वारा संस्कार चाहिए, तो इसलिए उस संस्कार देने वाले शिक्षा के चरित्र निर्माण के, पर्यावरण के, भारतीय भाषा के संबंध में ऐसे कई आयामों में शिक्षा संस्कृति न्यास ने, उत्थान न्यास ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में संघर्ष, जहां जहां आवश्यक है तब शासन के सामने विचार रखते हुए उसके लिए योग्य वातावरण बनाने का प्रयत्न, शैक्षिक क्षेत्र के विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, शिक्षा संचालन करने वाले लोग और शिक्षावेत्ता यानी शिक्षा शास्त्री, इन सब के लिए किसी न किसी प्रकार से शैक्षिक परिवर्तन के एक आंदोलन में, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में हम सबको सहभागी होना चाहिए, हमारी सबकी भूमिका है। ऐसे एक जागृति लाने का अद्भुत, उदाहरण योग्य, प्रशंसनीय कार्य शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने किया है और करते आया है और आगे भी करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसलिए समाज की ओर से न्यास के प्रति
कृतज्ञता व्यक्त करना यह मेरा कर्तव्य है, ऐसे मैं मानता हूं। मित्रों, पिछले 3 दिन से जो यहां मंथन हुआ है ज्ञान महाकुंभ में, उसके नवनीत को, उसके अमृत को यहां सविता जी ने अपने सामने रखा है। तो उस नवनीत को हमें समाज के हर कोने तक बांटने का कार्य है। मैं समझता हूं न्यास के प्रत्येक कार्यकर्ता अपने इस दायित्व को, कर्तव्य को न केवल समझते हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसे अभी अतुल जी ने हम सबसे अपेक्षा की, उन अपेक्षाओं को पूर्ण करने में एक संगठनात्मक दायित्व के नाते केवल नहीं, लेकिन एक राष्ट्रीय कर्तव्य के नाते हम इस दिशा में अग्रसर होंगे, यह मेरा विश्वास है। ज्ञानोत्सव के बहुत सारे विषय पहले भी ज्ञानोत्सव में शिक्षा समिति उत्थान न्यास ने समय समय पर आयोजन करते हुए देश के अंदर एक शैक्षिक वातावरण को निर्माण करने का हमने प्रयत्न किया। अब इस कुंभ के परिप्रेक्ष्य में, इसके पृष्ठभूमि में हरिद्वार, नालंदा, पुदुचेरी और कर्णावती के अंदर 4 महा ज्ञान कुंभ के बारे में जो हमने सुना, एक कल्पना अद्भुत है, सार्थक है। देश के अंदर शिक्षा में परिवर्तन लाने का एक प्रयत्न करने, ये कुछ ही लोगों का काम नहीं है, अथवा शिक्षा क्षेत्र के, शिक्षा मंत्रालय के या शासन के कार्य नहीं है, या शैक्षिक संस्था का कार्य मात्र नहीं है। इसलिए शिक्षा समिति उत्थान न्यास ने जो कहा कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा, देश को आत्मनिर्भर बनना है तो छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। यानी प्रत्येक विषय को सोचते समय उसके पीछे एक गहराई से मंथन करते हुए उस विषय को समाज के सामने सूत्र के रूप में रखने का प्रयत्न किया, ताकि कार्यकर्ता इस प्रकाश से समाज के अंदर विषय को भी लेके जाएं और स्वयं इस कार्य के लिए करने में समर्थ हो, क्षमतावान हो। पिछले 3 दिन में कई विषयों के बारे में आपने यहां मंथन किया है। आज भी भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषा, शिक्षा से आत्मनिर्भरता, इन विषयों के बारे में संगोष्ठियां हुई हैं। इसके पहले भी आपने विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में, मैं पुनरुक्ति नहीं करूंगा। इसको ज्ञान कुंभ कहा है। हमारे संगठन का नाम है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। शिक्षा और संस्कृति ये अलग नहीं हो सकती। कई शब्द हैं, ज्ञान है, शिक्षा है, विद्या है। अंग्रेजी में नॉलेज, एजुकेशन, लिटरेसी, इंस्ट्रक्शन, ऐसे भिन्न भिन्न शब्द हैं। हर एक की अर्थ व्याप्ति भिन्न भिन्न है। ज्ञान के लिए विद्यालय में किसी स्ट्रक्चर में आकर बैठने की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान परीक्षा से, अंकों से निर्धारित होने वाली बात नहीं है। हम सब इसको समझते हैं। ज्ञान एक निरंतर प्रक्रिया है। ज्ञान जीवन के लक्ष्य है। ज्ञान जीवन का सहारा है। ज्ञान समग्र सृष्टि के समझने के एक जो प्रयत्न है, उस दृष्टि से एक तपस्या है, साधना है। इसलिए अपने देश में जो ऋण चुकाने की बात आती है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण, इसमें ऋषि ऋण जो है वो ज्ञान को आगे और सृजन करते हुए, सर्जन करते हुए ज्ञान के भंडार को वर्तमान युग के लोगों को ही उनके तपस्या से, साधना से, प्रयत्न से, परिश्रम से, अवलोकन से, प्रयोग से उस ज्ञान भंडार को हर पीढ़ी को जोड़ते जाना चाहिए।
ज्ञान ऐसे नहीं है कि पुराने फिक्सेड डिपॉजिट को हम खर्चा करते जाएं। इसलिए ज्ञान परंपरा, भारत की ज्ञान परंपरा कहा है, भारतीय ज्ञान के इतिहास नहीं कहा है। इतिहास जब कहते हैं उसमें फुल स्टॉप हो जाता है, पुरानी चीज है। भारतीय ज्ञान परंपरा कहा है। परंपरा में दो प्रकार के दायित्व है। एक, पहले हम जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर चले हैं उसमें क्या क्या हमने प्राप्त किया उसको हमें समझना है, उससे सीखना है, उससे आत्मविश्वास जागृत होना है। उसी दायित्व का दूसरा हिस्सा है उस ज्ञान के जो अभी तक चले हुए पथ को, उस मार्ग को आगे भी बढ़ाना है, तब वो परंपरा होती है, नहीं तो केवल इतिहास होकर बैठ जाता है। इसलिए ज्ञान की परंपरा यह हमारा विषय है। तो इस परंपरा को आगे बढ़ाना है और ज्ञान को एक व्यवस्था में रखना, ये विद्या है, नॉलेज है। उसके लिए जो एक स्ट्रक्चर बनती है, संरचना बनती है, वो शिक्षा पद्धति है, प्रणाली है। इसलिए विद्या अथवा ज्ञान यह वैश्विक है, सार्वत्रिक है, सार्वदेशिक है, सृष्टि के शिशु है। परंतु शिक्षा जो है वह एक राष्ट्रीय समाज के लिए, फॉर ए नेशनल सोसाइटी, उस ज्ञान को एक देश के सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप, वो उसकी आवश्यकता के अनुरूप कैसे सिखाने चाहिए, यह शिक्षा पद्धति है। इसलिए ज्ञान यूनिवर्सल है, शिक्षा राष्ट्रीय दृष्टि से प्रासंगिक है, समाज की दृष्टि से प्रासंगिक है। जब समाज के दृष्टि से उस ज्ञान को प्रासंगिक बनाने के लिए प्रयत्न करते हुए जीवन के अंदर उसको आचरण में लाने के लिए विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्ति के मार्ग ढूंढते हैं, वो संस्कृति बनती है। क्योंकि वो संस्कृति एक राष्ट्र के आत्मा के अभिव्यक्ति है। कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सोल ऑफ ए नेशन। इसलिए भारत की आत्मा को व्यक्त करने वाली जो बात है वो संस्कृति है। इसलिए न्यास ने शिक्षा और संस्कृति दोनों के उत्थान के दृष्टि से जो विचार किया है उसमें इस ज्ञान कुंभ के महत्व है, ऐसे अपने को समझना चाहिए। मित्रों, आपने पिछले 3 दिन बहुत सारे महत्व के कार्य आपने किया है। भारत के आज जिस संक्रमण काल में खड़ा है भारत, अद्भुत हमने किया है। जैसे इसरो के वैज्ञानिकों ने कठिन परिस्थिति में भी, जैसे आपने कहा, बाइसिकल में चीजों को, उपकरणों को रखकर पैदल चलते हुए वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार कार्य किया प्रारंभिक वर्षों में, दिनों में, एक जज्बा है। देश के मान को बढ़ाने के लिए एक लगन है। विज्ञान के क्षेत्र में, तंत्रज्ञान के क्षेत्र में भारत विश्व के किसी राष्ट्र से पीछे न रहे, यह प्रतिबद्धता है, यह राष्ट्रभक्ति है। किया उन्होंने। क्रायोजेनिक इंजन को रूस ने भारत को देने के लिए मना किया था। I distinctly remember Professor U.R. Rao was the chairman of ISRO at that time when cryogenic engine was rejected by the USSR, and under the leadership of Professor U.R. Rao of ISRO, you people decided to produce our own engines. ये कर सकते हैं स्वाभिमान। भारत में परम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर नहीं था। Only 2 countries were there, अमेरिका और जापान, सुपर कंप्यूटर बनाए थे। सीडैक ने तय किया, डॉक्टर विजय भाटकर, जिनके नाम हम लोगों ने सुना ही है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात की, 150 इंजीनियर से बात की।
उनके घर परिवार के लोगों से उन्होंने चर्चा की, उनको समझाया। आप विदेश में, खास करके अमेरिका में, जर्मनी में और किसी देश में आप जाएंगे तो आपके लिए कई गुना ज्यादा वेतन मिल सकता है, आपके आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा। लेकिन आपसे अनुरोध है, आप देश को आत्मनिर्भर बनाइए। इसने आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां रुकिए। हम सुपर कंप्यूटर बनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि भारत किसी से कम नहीं है। उन इंजीनियर्स ने इस आह्वान को स्वीकार किया, भारत में रुके और भारत के लिए अपने इस मिट्टी के ऋण को चुकाने के लिए उन नवयुवकों ने सुपर कंप्यूटर को तैयार किया। परम कंप्यूटर जिसको कहते हैं, दुनिया में भारत तीसरा देश बना आफ्टर अमेरिका एंड जापान। वी कुड प्रोड्यूस ए सुपर कंप्यूटर। बात प्रतिबद्धता की है, देशभक्ति की है, बात आत्मनिर्भरता की है, बात परिश्रम की है, प्रतिभा की है, बात सामूहिकता की है। इसरो यदि इस प्रकार से सफलता पाई है तो उसके पीछे परिश्रम है, उसके पीछे एक देश प्रेम है, उसके पीछे एक सामूहिकता के काम है। तो देश हर सेक्टर में, हर आयाम में, हर क्षेत्र में इस प्रकार आगे बढ़ने के लिए यदि हम प्रयत्न करेंगे तो भारत को न केवल विश्व गुरु बनाएंगे, उसको परम वैभव पर पहुंचाने का अपने सपना भी हम पूर्ण कर और अपने आंखों के सामने हम कर पाएंगे। इसलिए आप बार बार आपने कहा 2047 देश स्वाधीन होकर 100 वर्ष पर हम ऐसे कहने वाले बने। इसलिए अतीत में, भूतकाल में क्या हुआ, केवल इसके बारे में चर्चा करते हुए ना बैठे। भविष्य के लिए अपने को क्या करना चाहिए, हमारे अगली पीढ़ी जिस प्रकार भारत के बारे में सोचते हुए प्रत्येक क्षेत्र में, वो कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, वो औषध निर्माण के क्षेत्र में हो सकता है, वैक्सीन हमने बनाया। मध्य प्रदेश ने दिखाया 22% एग्रीकल्चर ग्रोथ हो सकता है, वो वस्त्र उद्योग में हो सकता है, वो ऑटोमोबाइल में हो सकता है, स्पेस में तो हम कर ही रहे हैं। जीवन के हर एक क्षेत्र में भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक ज्ञान, परंपरा, इतिहास, संसाधन सब है। बात कौन सी आवश्यक है? परिश्रम के और संकल्प के, सामूहिकता के, एक योजना के तहत चलने के। यदि हम ये करें समन्वय भाव से, सामूहिकता से, एक योजना के अंतर्गत संकल्प को लेकर हम परिश्रम के पराकाष्ठा करें, भारत को हम उस स्थान पर पहुंचा सकते हैं, सिरमौर बना सकते हैं दुनिया को। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसके उल्लेख यहां हुआ, वो इसी सपने को लेकर बना हुआ है। तो इसलिए शिक्षा नीति के तहत हमें आज जो विद्यालयों में पढ़ने वाली नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको ऐसे एक वातावरण में, ऐसे एक परिवेश में मुझे मेरे जीवन को सार्थक सफल बनाना है और राष्ट्र जीवन को ऐसे समृद्ध और सशक्त बनाना है। इस प्रकार के एक उनके अंदर सपने को हमें बोना चाहिए, उस सपने को खाद पानी देनी चाहिए, वो साकार बने, इस दृष्टि से प्रयत्न करना पड़ेगा और हमारी वर्तमान पीढ़ी ये कर सकती है। शिक्षा संघ के उपन्यास ने मां, मातृभूमि और मातृभाषा की कोई विकल्प नहीं है, ये विचार। मां के विकल्प नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं बनती, हम सब जानते ही। और बड़े लोगों के बारे में उनको भगवान के नाते, अब नारायण जी ने जैसे कहा, मंदिर में मैं जाता हूं तो भगवान राम या शिव या दिखते नहीं है,
मेरे सामने माता पिता और आचार्य दिखते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। उन्होंने उन्हीं बातों को अपने शब्दों में कहा है। मातृभाषा और मातृभूमि। इजराइल के यहूदी लोग 1800 वर्ष अपने मातृभूमि को कर बैठे थे, दुनिया भर में बिखरे हुए थे। दुनिया के कई देशों में यहूदी लोग बहुत दयनीय अवस्था में, उन्होंने लगभग 20 पीढ़ी जीवन निर्माण किए, लेकिन उन्होंने मातृभूमि पर लौटने के अपने संकल्प को, अपने सपने को छोड़ा नहीं है। हर पीढ़ी को उन्होंने बताया मातृभूमि पर जाना चाहिए। वी हैव टू गो बैक टू अवर होमलैंड टुडे और टुमारो। इसलिए उन्होंने कहा नेक्स्ट ईस्टर इन जेरूसलम। 1800 वर्षों के प्रयत्न के पश्चात दुनिया भर के 50 देशों में बिखरे हुए यहूदी लोग इजराइल पर आए। कितना बड़ा देश है, क्या था वहां? रेतीला देश, चारों ओर दुश्मन। ऐसे देश को, उस मिट्टी में उन्होंने जंगल खड़ा किया। एक एक विद्यार्थियों को ये तुम्हारे पौधा है, इसको बड़ा करना तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसे समझाया, करवाया। 5000 वर्षों से हम यहां इस देश में कृषि के प्रयोग किए हैं। इजराइल एग्रीकल्चर में दुनिया में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने देश के भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट दे विजिट इजराइल टू अंडरस्टैंड द एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स किया उन्होंने। देश के बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए इजराइल के यहूदी लोग कितने प्रकार करते हैं हम सब जानते हैं। मातृभूमि कोई विकल्प नहीं है। मातृभाषा, यह मातृभाषा अपने देश की जो भाषाएं हैं, अपने देश के लोगों की मातृभाषा, यह विश्व के बोलियों से कम नहीं है भाई। प्रत्येक भाषा में कहानियां हैं, साहित्य है, संस्कृति है। इसलिए अपने घर के अगली पीढ़ी को अपने मातृभाषा के प्रति प्रेम और उसके बारे में जानकारी, ज्ञान और उस साहित्य का परिचय करवाना, यह प्रत्येक माँ बाप के कर्तव्य है। माँ अपने दूध बच्चों को देकर उसको बड़ा कर रहे हैं, भाषा भी देकर बड़ा करिए। मातृभाषा से जो व्यक्ति दूर हो जाता है, उसके जीवन मूल्यों में, संस्कृति के समझ में कुछ कमी आ जाती है। इसलिए मातृभाषा यह अत्यंत आवश्यक है। एक प्रसंग, जर्मन देश फ्रांस पर कुछ समय के लिए अपने राज्य जमाया था। फ्रांस के विद्यालयों में फ्रेंच भाषा के बजाय जर्मन भाषा सिखाने के लिए जबरदस्ती कानून बनाया था। वहां के बच्चों को फ्रेंच भाषा सिखाते नहीं थे। घर में फ्रेंच भाषा सीखते थे, लेकिन विद्यालय में नहीं था। जर्मन के एक रानी वहां आई थी। विद्यालय में एक प्रतियोगिता में एक छोटी बालिका को पुरस्कार देने का कार्यक्रम था। छोटी बालिका, गुड़िया सुंदर दिखती थी, उसके प्रतिभा को सम्मान करने का काम था। रानी ने मंच पर उसको सम्मान देते समय उसको कहा, तुम कितने प्यारी हो, मैं तुमको क्या दे सकती हूं? ऐसे एक सहज प्रश्न पूछा। उस बालिका ने कहा, मुझे मेरी मातृभाषा लौटाइए, मुझे फ्रेंच सिखाइए।
रानी अवाक हो गई। रानी ने पूछा क्या बात है। जब रानी समझ गई यहां फ्रेंच भाषा सिखाते नहीं है, जर्मन के राज चल रहा है, तो रानी ने आदेश निकाला यहां फ्रेंच बच्चों को फ्रेंच सिखाइए। एक मातृभाषा के लिए छोटी बालिका ने रानी के सामने इस विषय को रखा, मातृभाषा क्या होती है। तो इसलिए अपने देश की भाषाएं, इसके बारे में केवल सम्मान है, प्रेम है, ऐसे नहीं है। इसमें कृषि होना चाहिए, उसको बचाने के लिए प्रयत्न होना चाहिए, उसको सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसलिए यह भी प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ज्ञान तो है, उसको शिक्षा में प्रवाहित करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो समाज का कर्तव्य है, ऐसे संस्थाओं के काम है, देश के सरकार के एक जिम्मेवारी है। इसलिए हर एक को अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ती है, हम निभाए। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाने के लिए, कायाकल्प करने के लिए जो प्रयत्न जारी है, उस प्रयत्न में हम सहभागी हैं सभी। आज कई प्रकार की चुनौती देश के अंदर और बाहर भी है। शिक्षा के दृष्टि से मैं कह रहा हूं, पश्चिम के कुछ देशों में नई पीढ़ी के सामने संस्कृति विहीन, मूल्य विहीन जीवन के उदाहरण को प्रस्तुत करने का, उस दिशा में लोगों को ले जाने के एक विकृत मानसिकता के कुछ काम हो रहे हैं, जिसको वोकिज्म कहते हैं। जीवन मूल्य के बारे में अनास्था उत्पन्न करना, सभ्यता के, संस्कृति के जो देन है उसको नकारना, मनुष्य मनुष्य के संबंध के बारे में विकृत कल्पनाएं उत्पन्न करना, स्वयं के बोध के बारे में कई प्रकार के गलत धारणाएं को विकसित करना। इसमें फैमिली सिस्टम, कुटुंब व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। लड़का अपने को 8वीं 9वीं कक्षा में मैं लड़की हूं ऐसे सोचो, ये सिखाने के प्रयत्न अमेरिका के विद्यालयों में प्रारंभ हुआ है। ये वोकिज्म है। इस वोकिज्म के विरुद्ध केवल बोलने से नहीं होता, संस्कार और संस्कृति देने के कार्य शिक्षा के प्रांगण में, शिक्षा के परिवेश में होना चाहिए। अपने अपने कुटुंब व्यवस्था में इस विषय के बारे में हमें विचार करके अगली पीढ़ी को संस्कृति और संस्कार देने के कर्तव्य को निभाने का काम अपने को करना चाहिए। इसलिए मित्रों, शिक्षा और संस्कृति उत्थान यह भारत के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पथ है, मार्ग है, रोड मैप है। तो इसलिए देश की समृद्धि, किसी भी क्षेत्र में देश अग्रसर होना है तो हम सब समझते हैं, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति जो बैठते हैं हम सब इसको जानते ही हैं। शिक्षा क्षेत्र में हमारे जो भारत के अंदर परंपरा से अपने ज्ञान भंडार है, उसको वर्तमान युग के अनुरूप विकसित करते हुए उसमें जोड़ने का काम करना चाहिए। महर्षि अरविंदो ने देश स्वाधीन होने के कगार पर जब था, उस समय उन्होंने एक संदेश दिया। महर्षि अरविंद ने कहा कि देश स्वतंत्र होगा राजनीतिक दृष्टि से, हम अपने शासक प्रशासकों के चयन हम करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन देश स्वतंत्र होने के बाद 3 काम अपने को करने हैं। एक है, अपने देश के अंदर जो ज्ञान भंडार है वो बिखर गया है, किसी गुरुकुल में, किसी मंदिर में, किसी व्यवसायिक क्षेत्र के सामान्य व्यक्तियों के अंदर, कोई बुनकर के घरों में, कोई शिल्पकार के परिवार में जो ज्ञान है वो बिखरा हुआ है, वो पुस्तक में है।
कागजों पे है, स्मृति में है, वे आचरण में है। तो इसलिए उसको एकत्रित करना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। हमारे ज्ञान क्या है ये समझकर उसको करना पड़ेगा। वो कार्य तो हो ही रहा है, ज्ञान की परंपरा को समझकर उसको एकत्रित करने का। दूसरे काम महर्षि अरविंदो ने कहा था, ये जो ज्ञान है इसको वर्तमान युग में जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, सार्थक और सफल बनाने के लिए उसको कैसे उपयोग करना। ज्ञान पुस्तक में है, कोई लाभ नहीं है। इसको हम कैसे जीवन में लागू करेंगे, कैसे अपने जीवन के रास्ते प्रवाहित करेंगे। इसलिए we have to interpret that knowledge, restate that knowledge of our forefathers. We have to see that it is utilized for the purpose of nation's development. ये दूसरा काम है। तीसरा काम है जो महर्षि अरविंदो ने स्वाधीन भारत के पीढ़ियों से अपेक्षा की, वो समाज से, संस्थाओं से, सरकार से, सबसे, वो है जो अपने ज्ञान के जो भंडार हैं उसके लिए नए ज्ञान के सृजन करके जोड़ना चाहिए। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू नॉलेज इन एवरी फील्ड। इसलिए केवल पुराने उपयोग करने वाले ना बने, नए ज्ञान के सृजन करने वाले लोग हम बने, यह आवश्यक है। इस दृष्टि से महर्षि अरविंद ने जो कहा, ऐसे ज्ञान कुंभ के यह जो आयोजन हुआ है, मैं समझता हूं हम ऐसे ज्ञान पिपासु और ज्ञान केंद्रित समाज निर्माण करने वाले कर्मवीर बने, ऐसे साधक बने। इसीलिए न्यास के ज्ञान कुंभ के यह जो संदेश है, इसे मैं मानता हूं, इस विचार को संकल्प लेकर उसको कृति में लाने के लिए हम सब प्रयत्न करें। इतना ही कह के मेरे वाणी को विराम देता हूं। सभी को नमस्कार।